नमस्कार। बंगाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से उसकी टॉप लीडरशिप सक्रिय क्यों नहीं दिख रही? हालांकि उम्मीदवार उसने उतारे हैं, रस्म अदायगी की है चुनाव लड़ने की, लेकिन बंगाल में गांधी परिवार सक्रिय क्यों नहीं दिख रहा? खड़गे जी सक्रिय क्यों नहीं दिख रहे? कुल मिला के यही चार लोग हैं टॉप लीडरशिप में, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे जी। ये चारों लोग पश्चिम बंगाल में वैसे सक्रिय क्यों नहीं दिख रहे जैसे केरला में दिखे या आसाम में दिखे? आसाम में राहुल गांधी जैसे बोलकर आए कि हम हेमंता को जेल भेज देंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये केरला में जैसे कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले और भाजपाई एक हैं और इन सबकी जांच कराएंगे, हमारी पार्टी सरकार में आएगी, दिस कराएंगे, दैट कराएंगे। जिस अंदाज से वहां चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, वैसा चुनाव बंगाल में क्यों नहीं लड़ रही? वहां कोई अलायंस तो है नहीं कांग्रेस का तृणमूल से। तृणमूल अलग, कांग्रेस अलग। लोकल लीडर्स की स्थिति सोचिए कांग्रेस की। जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की वो टिकट पर, उनकी क्या स्थिति होती होगी जमीन पर कि ममता के भय से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बंगाल में दौरा करने से बचती है, बंगाल पर बोलने से बचती है और बंगाल में आकर बाहें फोल्ड करके कोई बड़ा ऐलान करने से बचती है। वो आसाम में ऐलान ठोक सकती है, केरला में कर सकती है, लेकिन बंगाल में नहीं। ना बाबा ना, ना बाबा ना। ऐसे में पार्टी की काडर के लिए कितनी दुविधा होती होगी, खुद अंदाज लगा लीजिए। और फिर जनता उसको वोट क्यों करे? जब आपके बड़े नेता ही नहीं आ रहे चुनाव में बंगाल, तो जनता से किस मुंह से वोट मांगेगी पार्टी? अधीर रंजन है तो अधीर दादा दौड़ रहे हैं अपना, लेकिन उनको राहुल गांधी का सहयोग नहीं मिल रहा, प्रियंका गांधी का सहयोग नहीं मिल रहा, सोनिया जी का नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, किसी का नहीं। फिर ये चुनाव लड़ने की औपचारिकता क्यों? फिर बिना मांगे ममता बनर्जी कोई समर्थन दे देते। ठीक है, अलायंस में नहीं रहे, बाहर से समर्थन दे देते। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जो अपनी दुर्गति की है, उसमें कांग्रेस आलाकमान का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका है। इसी बंगाल में वीसी रॉय महात्मा गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक थे और पंडित नेहरू के भी व्यक्तिगत चिकित्सक थे। वो पहली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ तो वो पहले मुख्यमंत्री बने। 20 साल कांग्रेस ने रूल किया निरंतरता में, उसके बाद गई पार्टी फिर, लेकिन एक बार आ गई। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बड़े मंच पर उभरने नहीं दिया। इसलिए एक बार मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं, 69 में अजय घोष कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने एक नई कांग्रेस बनाई और वो चुनाव में मूल कांग्रेस को पटक कर मुख्यमंत्री हो गए। और उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से विद्रोह किया और तृणमूल कांग्रेस बनाई और पहले ही चुनाव में वो 30% से ज्यादा वोट शेयर लेकर बंगाल में शेरनी के तौर पर स्थापित हो गई, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गई फर्स्ट असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस के। और उसी दिन से तय हो गया कि कांग्रेस को डूबना ही है, डूबना ही है, डूबना ही है, और वो रसातल में चली गई धीरे धीरे।
आज स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा कांग्रेस मुक्त विधानसभा है, कांग्रेस शून्य विधानसभा है। मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच्चाई है। कुछ लोगों को चौंका भी सकती है जिनको नहीं पता होगा कि देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा संपूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के पास 403 में 2 ही विधायक है, लेकिन चलिए 0 से तो 2 ही ठीक। बंगाल में 0 है। और जिस पार्टी ने वहां 20 साल निरंतरता में शासन किया हो, उस पार्टी का पूरे राज्य में अब वोट शेयर मेरे ख्याल से 2.3 या 2.2 रह गया है। सोचिए 5% वोट भी नहीं बचा बंगाल में कांग्रेस का। ये स्थिति कांग्रेस की इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस की कोटरी ने या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने बंगाल में जनाधार वाले अपनी पार्टी के जनाधार वाले नेताओं की हमेशा उपेक्षा की और जी हुजूरी करने वाले नेताओं को बंगाल से लेकर दिल्ली तक महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए रखा। उसका नतीजा हुआ कि पार्टी डूबती गई और अंत में पाताल लोकवासी हो गई। ममता बनर्जी जैसा साहसिक नेता पार्टी में कोई नहीं है, ये बात कांग्रेस शुरू से जानती थी। इंदिरा जी भी जानती थी। इंदिरा गांधी की निगाह में जब ममता आई थी तो वो एक घटना विशेष के कारण आ गई थी। 70 का दशक था। जयप्रकाश जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कोलकाता गए थे। उनकी गाड़ी निकल रही थी तो एक 18-20 साल की लड़की अचानक से भीड़ के बीच से भीड़ को फाड़ कर प्रकट हुई और जयप्रकाश जी की गाड़ी के बोनट पर जाकर धप से खड़ी हो गई, कूदकर। अफरा तफरी फैल गई। कौन है पता लगा ममता बनर्जी है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है। उस घटना ने ममता बनर्जी को इंदिरा गांधी के उसमें जगह दिला दी, स्मृति में। इंदिरा जी ने कहा कि इस बच्चे को बुलवाओ और वहां से फिर ममता बनर्जी का करियर शुरू हुआ। लेकिन इसी कांग्रेस ने ममता को पार्टी से निकाल दिया। ये वही कांग्रेस है जिसमें सोनिया जी ममता बनर्जी को इतनी अपनी राज्य की दबंग नेता को मिलने के लिए 9-9, 10-10 दिन तक इंतजार करवा देती थी। अंततः आजिज आकर ममता ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी तोड़ दी, नई पार्टी बनी और कांग्रेस खत्म हो गई। कुल कहानी इतनी सी। तो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस खत्म हुई है या जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5 या 5 से भी नीचे आ गया, 5% या 5% से भी नीचे आ गया है, उन सभी राज्यों में कांग्रेस की इस सदगति के पीछे कांग्रेस हाईकमान के अथक प्रयास ही हैं जिम्मेदार। ये जान लीजिए। कांग्रेस को कांग्रेस के शत्रुओं ने कभी इस ढंग से पराजित नहीं या तिरोहित नहीं कर पाए। कांग्रेस के शत्रु कांग्रेस को राज्यों में नुकसान कांग्रेस के दिल्ली के टॉप लीडरशिप ने ही पहुंचाया। इंदिरा गांधी पर यह बड़ा आरोप आज तक लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेताओं को मजबूत नहीं होने दिया। उनके कार्यकाल में, उनके लंबे कार्यकाल में जो भी नेता राज्य में कांग्रेस का मजबूत हुआ, इंदिरा गांधी उसको कमजोर करने की व्यवस्था कर देती थी। इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी के लिए एक किस्सा प्रचलित था राजनीति के गलियारों में कि इंदिरा जी गमलों में लगे पेड़ों को पौधों को हिला के देखती थी। उनको जैसे ही लगता था कि इसने जड़ पकड़ ली, उसको निकाल कर दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते थे ताकि फिर उसकी जड़ें कमजोर ही रहें। ये बात कही जाती थी राज्यों के क्षत्रपों के लिए कांग्रेस में।
फिर वह चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश में हो, पूरे देश में ऐसे बहुत सारे, हर प्रदेश का उदाहरण है। वो परिस्थितियां पैदा होती गई कि कांग्रेस पार्टी राज्य दर राज्य से साफ होती गई। ऐसा नहीं कि केवल नरेंद्र मोदी ने के समय की भाजपा ने कांग्रेस की ये दुर्गति कर दी, नहीं। उड़ीसा में कांग्रेस की दुर्गति नरेंद्र मोदी के उद्भव काल से बहुत पहले की है। तमिलनाडु में कांग्रेस की दुर्गति नरेंद्र मोदी के उद्भव काल से बहुत 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 पहले की है। बंगाल में भी कांग्रेस की दुर्गति नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नेता बनने से बहुत पहले की है। इसका मतलब राज्यों में कांग्रेस की दुर्गति के लिए कांग्रेस आलाकमान हमेशा से जिम्मेदार ठहराया गया है। आज भी वही स्थिति है। बंगाल में भाजपा लड़ती दिख रही है, प्रधानमंत्री वहां हैं, अमित शाह वहां हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भाजपा की पूरी टॉप लीडरशिप वहां युद्ध स्तर पर प्रचार अभियान में लगी है। ममता बनर्जी खुद पूरे प्रदेश में तूफानी दौरे कर रही हैं, सड़क पर से लेके और मंच तक, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। वो उतना भी सक्रिय नहीं दिख रही जितना हुमायूं कबीर दिख रहे या ओवैसी की पार्टी दिख रही, क्योंकि उस कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को दिल्ली वाली कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। राहुल गांधी बंगाल में ताल ठोकने से बचते हैं, प्रियंका गांधी बंगाल में कोई बड़ी रैली और तीखे शब्दों का इस्तेमाल वाला भाषण करने से बचती हैं। सोनिया जी तो बंगाल जाती ही नहीं, और जब ये नहीं जाते तो खड़गे जी जाके क्या करेंगे, ये भी सच है। खड़गे जी भी जानते हैं महाजना एन गतः स पंथा, जिधर बड़े लोग जाएं वही रास्ता ठीक। तो उनकी पार्टी के बड़े 3 हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी। वो जिधर नहीं जा रहे उधर खड़गे जी भला क्यों जाएंगे? खड़गे जी वहां जाएंगे जहां ये 3 कहेंगे, और फिलहाल ये 3 कहते हैं कि बंगाल में रार मत करो, ममता जी से थोड़ा दूर रहो। कांग्रेस को डर लगता है कि अपनी तो लुटिया डूबी गई, अब वहां ज्यादा उठापटक करेंगे तो ममता भी नाराज हो जाएंगी। तो ममता भी खुश रहें, पार्टी एमएलए के विधानसभा का चुनाव भी लड़ ले। इन दोनों विपरीत ध्रुवों को साध कर कौतुक करना चाह रही है बंगाल में कांग्रेस। नमस्कार।